नमस्कार, जय हिंद। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में। बजट 2020-21। इस बजट को कब पेश किया गया? 18 फरवरी 2020 को। किसके द्वारा? तो इस समय वित्त मंत्री कौन है? सुरेश कुमार खन्ना। इन्होंने इस सरकार का चौथा पूर्णकालिक बजट पेश किया। अब यहाँ पर बात करें, एक लाइन लिखी हुई है, कुन सुखम ब्रह्मदत्त उम्भति प्रयच्छतीति कुंभा, अर्थात सुख स्वरूप परम ब्रह्म के अनुभव को प्रदान करने वाले संत समागम का नाम ही क्या है? कुंभ है। इसी अध्यात्म, आस्था और सांस्कृतिक समागम के महापर्व कुंभ की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस बजट को पेश किया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या संवैधानिक प्रावधान है बजट से संबंधित? तो आर्टिकल 202। केंद्र के लिए कौन सा आर्टिकल है? 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है और 202 में राज्य के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया है। कहीं भी हमारे संविधान में बजट वर्ड का उल्लेख नहीं किया गया है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस साल का जो बजट है 2020-21 के लिए कितना है? तो आप देख सकते हैं 5,12,860.72 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। क्लियर हो गया? जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। स्वाभाविक सी बात है, बजट बड़ा ही होता जाता है, छोटा नहीं होता। आगे चलते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस तरीके से हमने केंद्र के बारे में देखा था कि केंद्र को पैसा कहाँ से आता है और कहाँ पर खर्च किया जाता है, उसी तरीके से राज्य के बारे में देख लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर बात करें सबसे ज़्यादा केंद्र को, अब पहले हम बात करेंगे रुपया कहाँ से सरकार को आता है। उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हिस्सा है स्वयं का कर राजस्व। जैसे केंद्र के भी कई कर होते हैं, उसी तरह राज्यों के भी कई कर होते हैं। जैसे कि जीएसटी राज्य का भी अपना एक कर होता है और जीएसटी सेंटर का भी है। तो स्वयं का कर राजस्व 33%, अर्थात अगर 100 रुपये जो राज्य सरकार को मिलता है उसमें से 33 रुपये कहाँ से आता है? स्वयं का जो कर राजस्व है। उसके बाद ध्यान से देखिए तो केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा सेकंड नंबर पे है। चूँकि आपको पता है कि वित्त आयोग ये सिफारिश करता है कि राज्यों को कितना हिस्सा दिया जाए। अगर मान लीजिए कि 100 रुपये सभी राज्यों को दिया जाता है कुल मिलाकर के, तो 100 रुपये में 30.4 रुपये किसको जाता है? उत्तर प्रदेश को जाता है। ठीक है, और जो इस समय का वित्त आयोग ने सिफारिश किया है कि केंद्रीय करों में से 41% राज्यों को दिया जाना चाहिए। अगर केंद्र को 100 रुपये कर आते हैं, कर से पैसा आता है, तो उसका 41 रुपये राज्यों में बांट दिया जाना चाहिए। और उस 41 रुपये का 30% कौन ले रहा है? 30.4% उत्तर प्रदेश सरकार को जाता है। ठीक है, मैंने जो बात बोली आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा है उसमें से उत्तर प्रदेश को कितना मिलता है? 30.4%। और ये उत्तर प्रदेश की आय का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। पहला स्वयं का कर राजस्व और दूसरा केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा। अब अगर थर्ड की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड में कौन है? केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान। राज्यों को सहायता अनुदान भी मिलते रहते हैं। 14.4% का रोल ये प्ले करता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे देखें, फोर्थ नंबर पे, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोक ऋण 13.1%। लोक ऋण है चौथा नंबर पे। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट नंबर पे स्वयं का कर राजस्व, सेकंड नंबर पे केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा मतलब उत्तर प्रदेश का हिस्सा, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 14.4% और लोक ऋण 13.1%। ये हमने देखा कि रुपया कहाँ कहाँ से आता है। अब बात करें कहाँ पर सरकार के द्वारा व्यय किया जाता है, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा व्यय कहाँ किया जाता है? अन्य राजस्व। राजस्व क्या होते हैं? इसको भी आपको दो चीज़ों से जोड़ना है, लाइबिलिटी और एसेट से। ठीक है, तो हमने बात कर चुके हैं इनके बारे में। राजस्व सबसे ज़्यादा 18%। अगर 100 रुपये सरकार खर्च करती है तो उसका 18 रुपये कहाँ खर्च होता है? 100 रुपये में, राजस्व में। इसके बाद पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय कितना? 16.1%। राजस्व फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे पूंजीगत व्यय, और इसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है? आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर पे वेतन, वो भी सरकारी कर्मचारियों का। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों का वेतन थर्ड नंबर पे। अगर 100 रुपये सरकार खर्च करती है तो उसका 13.9% कहाँ जाता है? वेतन में जाता है। और उसके बाद खास बात क्या है कि पेंशन में 12.3% जाता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर अगर व्यय की बात करें तो टॉप 4 कहाँ पर सरकार का व्यय होता है? अन्य राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, यहाँ पर ध्यान से देखें, अन्य राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, और इसके बाद वेतन सरकारी कर्मचारियों का, और इसके बाद पेंशन 12.3%। याद रहेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ और भी बातें जो ज़रूरी बातें हैं। विभागों का बजट आवंटन। अब हम ये देखें किस डिपार्टमेंट को कितना बजट अलॉट किया गया है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा किसको पैसा दिया गया? प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकार खर्च कर रही है 55,000 करोड़ रुपए। ठीक है,
अब यहाँ पर ऊर्जा विभाग को, फिर पुलिस को, फिर ग्राम विकास, फिर पंचायती राज, 2-3 तो आप याद ही रखिए। सबसे ज़्यादा प्राथमिक शिक्षा पे खर्च कर रही है, उसके बाद ऊर्जा विभाग को, और 3rd नंबर पे पुलिस, और उसके बाद ग्राम्य विकास। क्लियर हो गया? ये 3 तो आपको याद ही रखना चाहिए, टॉप 3। आगे चलते हैं, कुछ और भी बातें इसमें। यहाँ पर देखिए, फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का सफल आयोजन के साथ साथ किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से द मिलियन फार्मर्स स्कूल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और ध्यान देना कि वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय धान संस्थान, जो फिलीपींस की पहली शाखा है, वाराणसी में स्थापित की गई। अंतर्राष्ट्रीय धान संस्थान कहाँ पर है? मनीला में है। उसकी एक शाखा वाराणसी में स्थापित की गई। धान के संदर्भ में ये रिसर्च करती है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस बार के बजट पर किस पर बल दिया गया। जैसे अभी इस सरकार ने जो भी बजट पेश किया, जैसे 2017-18 का है, तो 2017-18 का जो बजट है वो किसानों को समर्पित था। ठीक है, 2019-20 का जो बजट था वो महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से समाज में उनके प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाए जाने के लक्ष्य को प्रधानता दी गई थी। अब 2020-21 का जो बजट है उसमें किस बात पर बल है? इसमें युवाओं की शिक्षा, कौशल संवर्धन, रोजगार के साथ साथ प्रदेश की जनता को मूलभूत अवस्थापना, इंफ्रा सुविधाएं और त्वरित न्याय उपलब्ध कराए जाने के प्रति समर्पित है। ठीक है, एक तरीके से मान सकते हैं कि इस बजट का थीम है, युवाओं पे बल दिया गया, स्किल डेवलपमेंट पे बल दिया गया, रोजगार पे बल दिया गया है, इंफ्रा पे बल दिया गया, साथ ही जल्दी से न्याय मिल सके, इन चीज़ों पे बल दिया गया है। आगे चलते हैं। नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत 27 से 31 जनवरी 2020 के बीच 5 दिवसीय गंगा यात्रा आयोजन का शुभारंभ किया गया। कहाँ से? बिजनौर से और बलिया, दोनों स्थलों से गंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें तो योजना आयोग का गठन भारत में कब किया गया? 2015 में। और योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया 2015 में। तो इस तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने भी कहा कि हम जो राज्य योजना आयोग है उसको हटा करके हम राज्य नीति आयोग का गठन करेंगे। लेकिन ज़रा ध्यान से देखिएगा, जो राज्य नीति आयोग बनेगा उसका फुल फॉर्म क्या होगा? एक तो नीति आयोग, तो ये तो इंडिया के लिए है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्था। ठीक है, भारत परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्था। लेकिन अगर इसके पहले राज्य आप जोड़ देंगे, राज्य नीति, तो राज्य भारत परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्था, नाम कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? अब हालांकि अब थिंक टैंक कौन है, किसने सोचा है, ये बात समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर कुछ अलग नाम रखना चाहिए था। ठीक है, कॉपी पेस्ट हर जगह नहीं चलता। आगे देखें, केंद्र सरकार के द्वारा एक टारगेट रखा गया है कि 2025 तक भारत की इकोनॉमी कितनी हो जाए? भारत की इकोनॉमी हो जाए $5 ट्रिलियन। ठीक है, $5 ट्रिलियन। इसी तरीके से राज्य सरकार ने भी एक टारगेट रखा कि जब तक भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन होगी, हम उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को कम से कम $1 ट्रिलियन की बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भारत ने 5 मतलब पूरे देश की जीडीपी को $5 ट्रिलियन रखा गया। और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश सरकार ने टारगेट रखा वो $1 ट्रिलियन। आगे चलते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में है, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 की जो रैंकिंग है उसमें यूपी ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया और आंध्र प्रदेश के बाद यूपी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 2nd पोजीशन पे आ गया। ये रैंकिंग आपको ध्यान रखनी, पूछी जा सकती है क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश टॉप पर है और उत्तर प्रदेश 2nd पोजीशन पे है। आगे चलते हैं। डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया लखनऊ में 5 से 9 फरवरी 2020 के बीच और इसमें 50,000 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है। ठीक है, ये सारी बातें बजट में हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कई सारे एक्सप्रेसवे हैं, अभी मैं आपको मैप में दिखा दूंगा सारा। ठीक है, अब यहाँ देखें, लखनऊ से गाजीपुर तक के लिए 341 किलोमीटर लंबा एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक? लखनऊ से गाजीपुर तक। अभी मैप देखेंगे तो आप सब याद हो जाएगा बिल्कुल। एक है गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 91 किलोमीटर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा। ठीक है, ये गोरखपुर से जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जाएगा उसको गोरखपुर से जोड़ने के लिए एक लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा जो आजमगढ़ में मिलेगा। अभी मैप देख लीजिएगा। इसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बलिया को जोड़ने के लिए एक बलिया लिंक एक्सप्रेसवे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर बुंदेलखंड के विकास के लिए एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे होगा जो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? चित्रकूट से इटावा तक जाएगा। ठीक है, चित्रकूट से इटावा तक और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप मैप देख लीजिए पहले, फिर बहुत ही आसानी से आप समझ लेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर
एक टारगेट बनाया गया है कि जो पश्चिमी यूपी है उसको पूर्वी यूपी से जोड़ दिया जाए और ये एक्सप्रेसवे फिर आगे बिहार तक चला जाता है, पटना तक। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इस मैप को। यहाँ पर है यमुना एक्सप्रेसवे जो नोएडा से आगरा तक आता है, जिसको हम यमुना एक्सप्रेसवे कहते हैं क्योंकि यमुना नदी के साथ साथ में। और उसके बाद आगरा से यहाँ पर लखनऊ तक, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ से लेके गाजीपुर तक जिसका निर्माण जो प्रस्तावित है अभी, लखनऊ से गाजीपुर तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब यहाँ पर कई लिंक एक्सप्रेसवे हैं, जैसे यहाँ पर गोरखपुर है तो गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया गया, इसे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे कहा गया। प्रयागराज को इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया गया तो प्रयाग लिंक एक्सप्रेसवे हो गया। और यहाँ पर ध्यान से देखें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ठीक है, यहाँ पर ये चित्रकूट से जाएगा, कहाँ पर मिल जाएगा, इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया। ये सारा मैप आप एक बार देख लें तो एक एक्सप्रेसवे पूरा बनेगा जो नोएडा से लेकर के कहाँ तक जाएगा, पश्चिमी यूपी से पूर्वी यूपी को जोड़ देगा। ठीक है, इसके अलावा कई लिंक एक्सप्रेसवे भी बन जाएंगे। अब यहीं पर एक एक्सप्रेसवे है जो प्रयागराज से मेरठ जाएगा। ठीक है, बनने के बाद भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा प्रयागराज से मेरठ की ओर। आगे चलते हैं, अभी आप देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है जो प्रयाग, इसी को गंगा एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। ये प्रयागराज से जाएगा, ये देखें, ठीक है, मेरठ तक जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और फिर फाइनली गाजीपुर। ठीक है, यहाँ पर बाकी सभी दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए मेरठ से प्रयागराज तक, मेरठ से प्रयागराज या प्रयागराज से मेरठ तक एक गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा, 637 किलोमीटर लंबा होगा, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। ठीक है, यहाँ पर 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था, इसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट होगा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर भी बनाने का निर्णय लिया ताकि डिफेंस प्रोडक्ट जो रक्षा से संबंधित वस्तुएं हैं उनका उत्पादन किया जा सके। किन किन जिलों में, तो आप यहाँ देख सकते हैं झांसी, चित्रकूट, जालौन, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, इन जनपदों में जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उनकी स्थापना की जाएगी। एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जहां पर पूरा इसमें देखें आप ध्यान से, तो चित्रकूट है, झांसी, ये बुंदेलखंड वाले भी इलाके ले लिए गए ताकि इनका विकास हो सके। आगे चलते हैं। नागरिक उड्डयन के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदेश में 8 हवाई अड्डे क्रियाशील हैं, 11 नए हवाई अड्डों पर काम चल रहा है। यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, अभी प्रस्तावित है। ठीक है, 2023 तक संभावित है कि ये चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या है, ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट क्या होते हैं। जैसे जहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है, ग्रीनफील्ड। जहाँ पर पहले से कंस्ट्रक्टेड है कोई चीज़, जैसे कोई एयरपोर्ट बना है, मान लीजिए दिल्ली में जो एयरपोर्ट है वो पहले से बना है, अब उसमें कोई कंपनी आती है फिर से उसको ठीक तरीके से बनाती है, उसमें कुछ रेनोवेशन का काम करती है, तो ये हो गया ब्राउनफील्ड। ठीक है, मतलब पहले से बनी हुई चीज़ को थोड़ा सुधारना, और आप एकदम नई चीज़ बनाते हैं तो ग्रीनफील्ड होता है। हमारे देश में जितना भी FDI आता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा ब्राउनफील्ड FDI होता है। ठीक है, कहने का मतलब वो नया इन्वेस्टमेंट नहीं करती, वो नया कंस्ट्रक्शन नहीं करती, वो अपना इन्वेस्टमेंट बनी बनाई कंपनियों में इन्वेस्ट करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे देश का जो FDI है वो ब्राउन फील्ड में सबसे ज़्यादा आता है, ग्रीन फील्ड में कम होता है। आगे चलते हैं। 2023 तक ये जेवर एयरपोर्ट चालू होने की संभावना है। कानून व्यवस्था के बारे में बात करें तो गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में साइबर थाने क्रियाशील हैं। कहाँ कहाँ पर, गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में साइबर थाने, मतलब कि साइबर क्राइम आजकल बहुत होते हैं। मोबाइल पे आपको आ जाएगा कि इस लिंक पे क्लिक करें आपको 5000 रुपये मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। ठीक है, तो इसे वो साइबर क्राइम कहते हैं। तो गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में साइबर थाने क्रियाशील हैं। 16 साइबर थाने और स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा इन्हीं 2 जिलों में गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया गया। अभी यहाँ पर पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू नहीं था। आगे चलते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच योजना प्रारंभ की गई। सुरक्षा कवच योजना में क्या है कि जो वर्किंग वुमेन है, जो कामकाजी महिलाएं हैं, अगर वो 10 बजे के बाद अपने घर जाना चाहती हैं तो वो पुलिस से सुरक्षा की मांग कर सकती हैं। पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि उनके गंतव्य तक उनको सुरक्षित पहुंचाएं। ठीक है, यहाँ पर 112 नंबर डायल करके पुलिस को बुला सकती हैं और वो पुलिस की जिम्मेदारी है कि उनके घर तक उन्हें छोड़ करके आए। ठीक है, आगे चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना यहाँ पर 68 जिलों में हम संचालित करने का निर्णय लिया गया है। 68 जनपदों में लागू होगी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना भी लागू है। आगे चलते हैं।
यहाँ पर जो महिलाओं के लिए पेंशन है, निराश्रित महिला पेंशन योजना, इसके तहत 500 रुपये धनराशि प्रति माह सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाती है। युवाओं के लिए 2 योजनाएं महत्वपूर्ण हैं, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और युवा उद्यमिता विकास योजना। ठीक है, अप्रेंटिसशिप मतलब ट्रेनिंग वगैरह, और युवा उद्यमिता विकास अभियान छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहारनपुर, आजमगढ़ और अलीगढ़ में, कहाँ पर, सहारनपुर, आजमगढ़ और अलीगढ़ में 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। सहारनपुर में, आजमगढ़ में और अलीगढ़ में। इसके अलावा प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है। प्रयागराज में एक लॉ यूनिवर्सिटी बनेगी और गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है। इसके अलावा आप ध्यान से देखें तो सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप MMR में सबसे ज़्यादा 30% की गिरावट लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार की तरफ से MMR अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। MMR क्या होता है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, प्रति 1 लाख जीवित जन पर कितने माँओं की मृत्यु हो जाती है प्रसव के दौरान या प्रसव से 42 दिन बाद तक। ठीक है, 6 हफ्ते बाद तक काउंट किया जाता है, तो उसी को कहा जाता है MMR। इसके अलावा आप ध्यान से देखें तो सरकार के द्वारा प्रदेश में 8 नए मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर का निर्माण कार्य चल रहा है। कहाँ पर? हरदोई, एटा, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर और मिर्ज़ापुर में। इन जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है। अब यहाँ पर देखें तो आयुष्मान भारत योजना पूरे भारत में लागू है, कुछ राज्यों को छोड़ दे तो 3 राज्य हैं उसमें स्पेशली। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लाभार्थी हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा। जो लाभार्थी आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल नहीं हैं उन्हें एक स्कीम चलाई गई, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, उन्हें इसके तहत बीमा प्रदान किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय कृषि कुंभ के सफल आयोजन के साथ ही उत्तर प्रदेश किसानों को देय अनुदान का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करने और साथ ही APMC में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। APMC क्या होता है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। काफ़ी चर्चा में है जब से ये जो कृषि विधेयक, जो संशोधन विधेयक लाया गया, पंजाब में देख रहे हैं किस तरीके से किसानों का आंदोलन हो रहा है, तो APMC काफ़ी चर्चा में है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर अब पंचायती राज की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें उत्तर प्रदेश में 13 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया गया और इस वजह से इस योजना के परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर रहा। अर्थात सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कहाँ पर रही? उत्तर प्रदेश में। वो अलग बात है कि सारा पैसा करप्शन में चला गया। आगे चलते हैं। शौचालय के निर्माण में भी उत्तर प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। शौचालय तो बने हैं लेकिन लोग जाते उसमें नहीं हैं। लोगों की ये चीज़ें निर्माण के साथ साथ लोगों की मनोवृत्ति चेंज भी करना चाहिए, एटीट्यूड चेंज भी होना चाहिए। 4th पेपर अप्लाई नहीं किया गया, बस सिर्फ बनवा दिया गया है शौचालय को। आगे चलते हैं, कुछ और भी बातें देखिए। वन और पर्यावरण से संबंधित प्रयागराज में एक ही स्थान पर एक ही दिन में सर्वाधिक पौधों का वितरण किया गया। कितने पौधे वितरित किए गए? 22 करोड़ 59 लाख पौधों का वितरण रोपण किया गया और इस तरीके से यहाँ पर सबसे ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में से सम्मिलित किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना। आप देख रहे हैं कि मानव के बीच और वाइल्ड लाइफ, जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनके बीच संघर्ष देखने को मिलता है। हाथी है, ठीक है, कई बार हिरन वगैरह भाग करके रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। एक्चुअली हमने उनकी जगहों पर कब्जा कर लिया, वो हमारे यहाँ नहीं आए, हम उनके क्षेत्रों में चले गए। तो मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना। और उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? 173 है। भारत में कितनी है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत में बाघों की संख्या इस समय कितनी है और सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए। कृषि क्षेत्र के बाद हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। कृषि क्षेत्र के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ पर है? यहाँ पर देख सकते हैं, तो हथकरघा उद्योग में। क्लियर? यहाँ पर राज्य आय के संशोधित अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है 2018-19 के लिए? 64,300
30 रुपये। कितनी है? 64,330 रुपये पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? टोटल जीडीपी कितनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्टेट का, और स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, निकल आएगा। बहुत ही आसान है। जैसे आपके घर में कितनी कमाई होती है मंथली और घर में कितने लोग हैं उससे डिवाइड कर दीजिए तो पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। तो दोस्तों ये रहा उत्तर प्रदेश का बजट। आई होप कि इसमें से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हमने देख लिया और आपको अच्छा भी लगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।